नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और आपने देखा है कि एक बार फिर से बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। बीजेपी ने अपने कई सांसदों को बेटिकट कर दिया है और कई नए चेहरे पर दांव भी लगाया है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी क्या ये दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, बीते दिन बीजेपी की जो लिस्ट आई है वो लिस्ट आपने भी देखा होगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बीजेपी के उम्मीदवारों की उस लिस्ट को आप डिकोड कीजिए। देखिए समरीन, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची का अंतिम वेट किया जा रहा था कि और किस तरह से इतना बैलेंस सूची आया है कि वो आपको कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जातीय जो समीकरण बिहार में साधने की कवायद होती है उसमें उस लिहाज से देखिएगा कि बहुत बैलेंस है। उसमें सर जाति को जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए उतना भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो यह एक बड़ी बात है। हम आपको बता भी देते हैं क्या कैसे। देखिए, जो 17 उम्मीदवार है जो एनडीए फोल्ड से भारतीय जनता पार्टी के खाते में, उसमें 17 में से राजपूत समाज से, ठाकुर समाज से 5 है। बिल्कुल। भूमिहार समाज से 2 हैं। उसी तरह से कायस्थ को अब तक कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कायस्थ एक उम्मीदवार आपको यहाँ पर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यहाँ से दिया गया है। उसी तरह से ब्राह्मण से 2, उसी तरह आपको दलित से 1, अति पिछड़ा से 2 और यादव से 3 दिया गया है। यह बात मार्के की है, ध्यान देने लायक है। वैश्य से 1। यह जो है सो यह अभी जो सूची आई है उसमें 17 उम्मीदवारों में इसी तरह की सूची है। इसी तरह की सूची है। मतलब आपने कहा कि जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने भली भांति की है। लेकिन रवि जी, यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि कुछ देर पहले ही यानी कि जेडीयू की सूची भी बीते दिन ही आई थी और उसमें भी जातियों को साधने की कोशिश हुई थी। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बाजी मार लिया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो सो आधी आबादी को दिया है नीतीश कुमार ने। एक अति पिछड़ा तो है ही है, उसमें तो 70% के आसपास आपको पिछड़ा अति पिछड़ा है। लेकिन वहां पर है और आधी आबादी को भी दिया है। इसमें आपकी सूची में समरीन, इसमें आधी आबादी एक भी नहीं है। इस बात को आप समझने की बात है। पिछड़ा अति पिछड़ा तो ठीक है, आधी आबादी भी तो नहीं है। इस पर तो आप देखिए नहीं, आधी आबादी महिला से एक भी, जिस समाज से आप हैं उस समाज से एक भी नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। आपका भी ये होगा कि भाई महिला से कितना उम्मीदवार बनाया गया। तो यह कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सा ये एक मैसेज है कि भाई आप आधी आबादी की बात करते हैं और राज्यसभा में सब जगह से, लोकसभा में आपने कहा, विधानसभा में कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए यह सब है। और उसके बाद देखिए नारी शक्ति वंदन है, वो सब पास हो गया, बावजूद इसके एक भी नहीं मिलना। तो कहीं ना कहीं यह सब कुछ दिखाई पड़ता है कि सिर्फ नारे और नारेबाजी में ही सिमट करके रह गई है, धरातल पर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते थे, महिला शक्ति की बात करते थे, तो उसकी लिस्ट यानी कि जब बीजेपी की लिस्ट आई तो मतलब ऐसा लगा कि महिलाओं को गायब बिल्कुल कर दिया गया है। 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने की है, सब लोग कहते हैं। लेकिन कहाँ इसमें कहाँ दिखा महिलाओं का प्रतिनिधित्व? कहाँ? वही हम कह रहे हैं, इस सूची में है ही नहीं। 17 जो ये फुल एंड फाइनल सूची है, इसमें अब कोई एड ऑन नहीं होने जा रहा है, जुड़ने घटने नहीं जा रहा है। ये 17 का 17 सीट आ गया, उसमें महिला एक भी नहीं है। तो ऐसे में जिस समाज से आप हैं उसका प्रतिनिधि, महिला सवाल जरूर पूछेंगी, महिलाओं सवाल जरूर पूछेंगी कि गायब क्यों हो गई है बीजेपी की सूची से महिलाएं। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार ने बाजी मार ली। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने यहाँ बाजी मारी है। नीतीश कुमार ने दिया है महिलाओं को, 2 महिलाओं को दिया है, एक विजय लक्ष्मी को दिया और दूसरा लवली आनंद। बिल्कुल, 2 बता तो रहे। अब उनका जबकि 16 ही सीट था, 16 में 2 उन्होंने महिला को, आधी आबादी को दिया। तो कहीं ना कहीं वही हम कह रहे हैं कि वहां पर जेडीयू की सूची एनडीए फोल्ड में आप देखिएगा तो बहुत ही बैलेंस और सब कुछ, हर चीज, हर वर्ग, हर समाज को बैलेंस करके लेकर के चला है इसमें। अब एक आप बोलिएगा कास्ट को नहीं मिला, लेकिन ऐसे आप देखिएगा ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये जो सूची है जेडीयू की बहुत ही बैलेंस है, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं है। अच्छा,
बीजेपी लगातार पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करती रही है, लेकिन यहाँ पर भी नीतीश कुमार ही आगे निकल गए हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बाजी मार ली है रवि जी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जो जेडीयू का जो है वो 70% पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात की है। तो यह एक मतलब दिखा दिया है कि आज भी पिछड़े अति पिछड़े का अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश। बिल्कुल। और देखिए, उसमें अल्पसंख्यक चेहरा भी है। जेडीयू की लिस्ट में आपका इधर से भाजपा में तो अल्पसंख्यक और महिला तो है ही नहीं। बिल्कुल एकदम दो सा लगता है जैसे अछूत टाइप से उसको बना लिया है। लेकिन मतलब दो को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से इग्नोर किया और भारतीय साफ दिखा दिया है कि हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें देखिए मुस्लिम को भी दिया गया, उसमें महादलित को भी दिया गया, उसमें आपको आधी आबादी को भी दिया गया। तो अब क्या चाहिए? सवर्ण समाज से भी 3 दिया गया, मुस्लिम से तो 1 दिया ही गया। तो यह पूरी तरह से हम जो बता रहे हैं समरीन कि जेडीयू की सूची पूरी तरह से बैलेंस है। वहीं आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी दावा तो बहुत कर रही है, लेकिन उस सूची में बैलेंस आपको होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब वो सूची नीतीश कुमार के कंपैरिजन में अनबैलेंस सूची बिल्कुल बिल्कुल है। अब देखिए ना, आपको हम जातीय समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये देखिए, जो अभी जो सूची आई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से भाजपा ने 4 में से 3 वर्तमान एमपी का को बेट टिकट कर दिया है। बिल्कुल जी, है ना। लेकिन भाजपा ने 4 एमपी को बेटिकट कर दिया नहीं, 4 नहीं, उसमें हम बता रहे हैं आपको 4 है उसमें, लेकिन 3 को बेटिकट किया है। एक में जो वहां से भी बेटिकट हुए हैं, सासाराम की बात हम कर रहे हैं, छेदी पासवान, लेकिन वहां पर रविदास समुदाय से वहां पर जो उम्मीदवार बनाए हैं शिवेश राम को, उनको वहां से बनाया। तो रविदास समाज से शिवेश राम जो रविदास समाज से हैं, और पहले वहां छेदी पासवान सांसद हुआ करते थे, तो इसलिए पासवान समाज से। तो वो हम कह रहे हैं कि दलित में, महादलित में वो समाज की जब बात होगी तो वहां पर भी हम उसको अलग अलग करके आपको बता रहे हैं। तो यह चीज दिखाई पड़ रहा है वहां। जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे रवि जी आपसे कि जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया कि बीजेपी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है और अपने 4 सांसदों का टिकट काट दिया है, बेटिकट कर दिया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है रवि जी कि आखिर इन सांसदों से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो इनको बेटिकट कर दिया? देखिए, इन लोगों का जो 4 को किया है, 3 को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हम बता रहे हैं। उसमें देखिए, जैसे बक्सर में है, अश्वनी चौबे को दरकिनार किया गया, उनको साइड ट्रैक किया गया, उनकी जगह पर उनकी ही पार्टी के महामंत्री जो हैं मिथिलेश तिवारी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसे में जो सर्वे, जो इंटरनल सर्वे की बात आ रही है, उस इंटरनल सर्वे में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उनका गड़बड़ था अश्वनी चौबे का, इसलिए महामंत्री उनकी पार्टी से मिथिलेश तिवारी को बनाया गया। उसके बाद आप चलिए मुजफ्फरपुर में बड़ा काम हुआ है वहाँ, उस पर तफसील से भी बातचीत जी। अब तो उसमें मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के स्थान पर वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं राजभूषण निषाद को वहां से बना दिया। वहां पर भी जो है सो कहीं ना कहीं फीडबैक ठीक नहीं आ रहा था। अजय निषाद का फीडबैक ठीक नहीं आ रहा था। तो वो वहां पर रिप्लेस किया गया वहां पर। और उसके बाद से अब चलिए हम लोग चलें शिवहर चलें। रामा देवी को भी टिकट कर दिया गया। वहां पर उनकी जगह पर आप मालूम लवली आनंद सिटिंग गेटिंग मैंने वो अदला बदली जो हो गया वहां पर वो करके चला गया, वो खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको छेदी पासवान वहां पर भी देखिए, वहां पर भी शिवेश राम को वहां बनाया गया, वो पार्टी के महामंत्री थे, उनको बनाया गया छेदी पासवान के जगह पर। वो वहां पर देखिए वो पासवान समाज से थे छेदी पासवान, और ये शिवेश राम रविदास समाज से हैं, और वो भी पार्टी के महामंत्री हैं। तो वहां पर भी आपको खेल होता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम एक एक करके बातचीत करें, अश्विनी चौबे, क्या लगता है? देखिए, अगर हम पूरी सूची देखें रवि जी, तो उस सूची में हम देखेंगे कि कहा जा रहा था कि जिन भी सांसदों की उम्र 70 से ज्यादा है उनको इस बार पार्टी बेटिकट कर सकती है, लेकिन हमने देखा है कि सबको रिपीट किया गया है सिवाय अश्विनी चौबे के। क्या हो गया था चौबे जी से ऐसा जो रिपीट नहीं किया गया है? नहीं, देखिए वो ठीक है, आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि राधा मोहन सिंह,
राधा मोहन सिंह को फिर से दिया गया। बाकी भी कई नाम हाँ हैं। कई नाम है, तो मैंने नहीं उम्र वाले पड़ाव पर जिसको आदमी कह रहा था कि राधा गिरिराज सिंह भी है। गिरिराज सिंह नहीं, राधा मोहन सिंह का तो बहुत उम्र था पूर्वी चंपारण से, उन पर तो मैंने था कि गिरिराज सिंह को अदला बदली करने की बात थी, लेकिन पूर्वी चंपारण से वहां से राधा मोहन सिंह की बात आ रही थी कि उनको जो है सो इस बार बेटिकट किया जाएगा, लेकिन उनको दे दिया गया। तो इसी तरह से बक्सर में अश्वनी कुमार चौबे का जो वहां पर जो बात छन के आ रही है समरीन, उसमें यही है कि इंटरनल सर्वे में कहीं ना कहीं उनका जो है सो, जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया, 1 बार आरएसएस ने कराया, उस इंटरनल सर्वे में अश्वनी कुमार चौबे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था। अच्छा नहीं आ रहा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी पर दाव खेला और मिथिलेश तिवारी को भेजा। मिथिलेश तिवारी देखिए उतना ही नहीं, मिथिलेश तिवारी पार्टी के पहले पूर्व एमएलए भी रहे हैं, तो गोपालगंज से उधर से, तो वो इस बार और वो कद के नेता हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो पहले से कहते, हम लोग जो पहले से जो फीडबैक मिल रहा था वो मिल रहा था कि मिथिलेश तिवारी को वहां से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जी। अच्छा, एक और चीज हमने देखी थी कि बक्सर में खूब विरोध भी हो रहा था अश्विनी चौबे का, तो क्या ये हंगामा, क्या ये विरोध अश्विनी चौबे को भारी पड़ गया और इसी वजह से टिकट से बेटिकट होना पड़ा? देखिए, एक तो निश्चित रूप से यह बात है, और अंदरी और माने बाहरी का भी बात है को, उसमें भी कहीं पेंच फंसा है। वो पेंच बक्सर को इस बार बाहरी नहीं चाहिए। हाँ, बाहरी नहीं चाहिए, ये पेंच वहां पर आपको फंसा है, इस पर भी आप मान के चलिए। और इंटरनल सर्वे भी था, कुछ काम में परफॉर्मेंस तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो परफॉर्मेंस को आधार बनाती ही है कि आप जन सरोकार से जुड़े मुद्दे आपके पास में लंबित हैं, पड़े हुए हैं, नहीं काम हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं वह बेहतर नहीं था, तो इसलिए इनको बेटिकट करने की बात हुई है पार्टी आला कमान से। बेटिकट कर दिया गया। अच्छा, एक और चीज जिसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए वो है मुजफ्फरपुर सीट। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर मुजफ्फरपुर में क्या होगा, और हमने देखा कि अजय निषाद को बैठा दिया गया है और उनकी जगह पर राजभूषण निषाद को मौका दिया गया है। क्या लगता है, राजभूषण निषाद को मौका देना फायदेमंद होगा? देखिए, राजभूषण निषाद पिछली बार भी 2019 में लड़े थे वो, जी, और उस समय वो अभी जो जिनका टिकट कटा है अजय निषाद का, उन्होंने लगभग 4 लाख के वोट से उनको हराया था। 4 लाख वोटों से हराया था। बिल्कुल, 4 लाख अजय निषाद से हराया था, और वो लड़े थे मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी की सैंपल पर, जो हमको याद पड़ता है। तो वो ऐसे में अब उसके बाद ये मतलब आप कह रहे हैं कि वीआईपी में रह चुके हैं? वीआईपी में रह चुके हैं, वीआईपी में थे ये, और उसके बाद ये भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होकर के इनको बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने दी, इनको उपाध्यक्ष बनाया। तो ऐसे में अब राजभूषण निषाद पर दाव खेला गया है, मतलब कि हारे हुए घोड़े पर बाजी लगाई गई है। तो क्या ये हारा हुआ घोड़ा अब जीतेगा? नहीं, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है समरीन की, अब आप एक चीज देख लीजिए, अब अजय निषाद जो वहां से मुजफ्फरपुर से अभी टिकट कट गया, बेटिकट हो गए, अब वह इनके लिए राजभूषण निषाद के लिए वोट मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है। जिनको हराया था, जिनको अजय निषाद 2 बार से वहां जीतते आ रहे थे, उनके पिताजी कैप्टन जयप्रकाश वह बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो और उनका टिकट उनको बेटिकट कर देना, अब ये जिनको 4 लाख से हराया और फिर उसके लिए वोट मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे, यह सब भी अबुझ पहेली वहां पर मुजफ्फरपुर सीट पर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी अब देखिए चर्चा में एक बार फिर से आ गए हैं मुकेश सहनी। क्या लगता है आपको रवि जी, क्या मुकेश सहनी ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए समरीन, एक चीज सबसे ज्यादा नुकसान तो एक चीज हम बता देते हैं, यह जो मुजफ्फरपुर सीट को आप देखिए कल अंतिम क्षण में डिक्लेयर किया गया, और वहां पर देखिए एक चीज मैसेज भी है इसमें कि मुकेश सहनी के साथ में रहने वाले जो राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया, नंबर 1 लॉटरी लग गई उनकी। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए मुजफ्फरपुर सीट को एक तरह से समझिए होल्ड करके रखा हुआ था। अच्छा, बीजेपी को आखिरी क्षण तक इंतजार था मुकेश सहनी का कि अब मुकेश सहनी की तरफ से हरी झंडी आती तो और उनकी एंट्री हो जाती, लेकिन वह लगता है बात नहीं बनी जो बात, तो उसमें ऐसे में निश्चित रूप से तब जाकर के राजभूषण निषाद को मजा चखा दिया बीजेपी ने मुकेश सहनी को। बिल्कुल, अब वो वही तो हम कह रहे हैं कि वह अंतिम समय तक होल्ड पर यह था, कल तक अंतिम क्षण तक। उसके बाद में जो है सो यह सीट जो है सो आपको राजभूषण निषाद के पास गई है, वो पास गई है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है, देखिए हमने देखा है कि कई नए चेहरों पर इस बार बीजेपी दाव लगाने जा रही है। क्या लगता है रवि जी, ये दाव जो है बीजेपी को के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा?
देखिए, अब इसको ऐसे थोड़ा समझ लें, यह जो 13 सीट है, 17 सीट भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 13 सीट पर जो है सो पुराने चेहरे को ही पर रिपीट किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 13 जो उम्मीदवार जो पुराने चेहरे हैं उन पर जो है सो कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट था, उनको फीडबैक मिला कि नहीं, ये 13 चेहरे जो पुराने हैं इनको ही पर हम दाव लगाएं और यही हमारी सीट जो है सो निकल करके आएगी। तो अब सिर्फ 4 ही नए चेहरे ना समरीन, बिल्कुल। तो 4 नए चेहरे पर जो उनको मिला, फीडबैक मिला, जो उनके सर्वे में आया, तो उसके बाद से वह 4 चेहरे अदला बदली। 4 चेहरे काफी होते हैं रवि जी, हराने के लिए और जिताने के लिए। क्या लगता है ये 4 चेहरे बीजेपी की नैया या फिर एनडीए की नैया पार लगा पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता 40 में से 40 हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तो समरीन यही सोच है कि जो हम जो 13 सीटिंग को दे दिए, बिल्कुल। 4 जो है सो नए चेहरे को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वह 4 नए फ्रॉम नोवेयर, हाँ नोवेयर, तो वो अब 4 चेहरे पर ही दाव खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब वो कहां तक ये लोग झटका दे पाएंगे, कितना वोट समेट पाएंगे, कितनी पैठ वहां जमा पाएंगे, यह तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से यह दिखाई तो यही पड़ रहा है समरीन। दिखाई, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? फायदेमंद सौदा है, नुकसानदायक सौदा है? देखिए, कुछ अब जैसे मुजफ्फरपुर सीट की बात कर लें, हम लोग जैसे बात करेंगे सासाराम सुरक्षित सीट की बात करेंगे। सासाराम सुरक्षित सीट पर अब देखिए महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, यह देखने वाली बात, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। जी। अब उसी तरह से आप चलिए बक्सर, बक्सर से भी कोई क्लियर नहीं है महागठबंधन से। क्लियर नहीं है। महागठबंधन से बक्सर से कौन पहलवान उतरेगा, बिल्कुल। यह देखिए, आप किसी चीज का आकलन करिएगा जबकि आगे सामने का लड़ाका कौन होगा। जब लड़ाका पहलवान कमजोर है कि मजबूत है, उसी पर आप आकलन करिएगा, तभी आप ये आकलन कर सकते हैं कि युद्ध में जीत होगी या फिर हार होगी। और उसके बाद से देखिए, आप चलिए मुजफ्फरपुर, चलिए मुजफ्फरपुर में भी देखिए वही स्थिति है कमोबेश। नहीं पता है पहलवान कौन। हाँ, पहलवान कौन है? तो अगर पहलवान को आने दीजिए ना, पहलवान तभी आया नहीं है, इधर से पहलवान दिख रहे हैं लेकिन उधर से कौन पहलवान होगा, उसके बाद ही हम लोग जो है सो डिसाइड कर पाएंगे कि कैसी लड़ाई होगी और कांटे की लड़ाई इन सब सीटों पर, जो जिन 4 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं वहां पर क्या होने जा रहा है, यह समझ में आएगा। जी समझ। अच्छा, एक आखिरी सवाल रवि जी, जिन लोगों को भी बेटिकट किया गया है, क्या लगता है क्या ये तमाम लोग बागी बन जाएंगे? क्या कुछ और तस्वीरें देखने को मिलेगी हमें बिहार की सियासत में? देखिए, जो जानकारी समरीन मिल रही है, अब ये जितने जो 4 लोग हैं, यह 4 लोग में तो कुछ का तो हम दावा कर सकते हैं कि वो लोग तो साधु का जमात है नहीं, वो लोग चुनाव लड़ेंगे। निश्चित लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि अंदर खाने में तैयारी चल रही है? निश्चित लड़ेंगे समरीन। ये लोग कहे तो मतलब एनडीए को झटका दे देंगे, मोदी जी को झटका दे देंगे? तो ये लोग क्या बैठ करके झाल बजाएंगे, क्या कीर्तन करेंगे? कीर्तन मंडली में शामिल मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार है, तो टूट जाएगा मोदी का परिवार। अब जो हो जाए, लेकिन कीर्तन में झाल नहीं बजाएंगे ये। आपको देखिएगा, दिखाई पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो है सो यहाँ पर आपको सासाराम में क्या होगा, सासाराम छेदी पासवान जो है सो क्या शांत बैठ जाएंगे? शांत नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। अब उनकी गलती क्या है? उन्होंने सब कुछ 100% दिया है अपना, और मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के बिहार भाजपा के लिए वो टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी अब तक हुआ करते थे। अश्विनी चौबे शांत बैठेंगे? अब अश्विनी चौबे देखिए, निश्चित रूप से अश्विनी चौबे भी कोई रणनीति बनाएंगे। हाँ, और वहां पर से देखिए, अगर यदि बाबा को नहीं मनाया गया तो बाबा कुछ मने भी कर सकते हैं, खेल भी कर सकते हैं। हाँ, बाबा खेल भी कर सकते हैं, मूड बना रहे हैं बाबा। बिल्कुल। और बाबा की गलती क्या है भाई? आप सबको जब उनके उम्र के आदमी को दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो आप फिर इनको बाबा को क्यों अपसाइड ट्रैक किए? जबकि अगर विरोध हुआ था तो विरोध गिरिराज सिंह का भी हुआ था। बिल्कुल। तो ये जो है सो ऐसा नहीं है कि आप जो है सो एक को दे रहे हैं, एक को आप दुलरुआ बना रहे हैं, एक को आप हटा रहे हैं। तो ये दो रविशंकर का भी विरोध हुआ था। वही कह रहे हैं ना, तो ये चीज नहीं चलता है। आपको अगर सबको देखना है, एक नजर एक चश्मे से आप सबको देखिए। आप चश्मा में अगर पावर किसी के लिए, अजय निषाद के बेचारे का क्या उसमें तो कहीं अजय निषाद मतलब आप कह रहे हैं रवि जी कि अभी बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी इंतजार करना होगा। अजय निषाद जिसको बताया तो कि 4 लाख से अधिक मतों से हराए थे, और अजय निषाद के पिता का भी वहां पर उस क्षेत्र में दबदबा रहा है, उनकी पकड़ रही है। वो 2 बार से सिटिंग भी है भाई। अरे उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पिता। तो यह सबको आप एक तराजू में एक पलड़े पे तौल करके साइड ट्रैक कर दीजिएगा तो यह नहीं चलेगा सब। और वो बहुत ही
फ्रेंडली, वो सबसे वो अजय निषाद का बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे। तो इसलिए ऐसे नहीं चलता है समरीन, वो कुछ न कुछ आपको देखना पड़ेगा। चश्मा का पावर सबके लिए एक करना पड़ेगा। एक को नहीं हमको दुल्हरुआ बना लीजिएगा, एक को आप जो सो बिगड़िया कर दीजिएगा, वैसे नहीं चलेगा। वैसे नहीं चलेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा, और देखना ये भी होगा कि क्या मोदी का परिवार एकजुट रहता है या फिर मोदी के परिवार में टूट होती है, दरार आती है। ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।